बच्चों, वेलकम टू स्कूल एकेडमी। और आज आ चुके हैं हम आपके सामने एक नया वीडियो लेके, जो कि होने वाला है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर 3 की, जो कि है वाटर रिसोर्सेज। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं सभी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। एमसीक्यू टाइप, लॉन्ग शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम, आपकी प्री बोर्ड एग्जाम के परस्पेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपकी इस बोर्ड एग्जाम की जर्नी में आपके साथ बना रहूँ और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ, जो आपको एक एवरेज से टॉपर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है। और अगर आप मेरे को वीडियो को पसंद करते हो तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। हु प्रोक्लेम्स देम एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये स्टेटमेंट हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, जो कि उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, पीएम थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे बेसिकली एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया है, अगर किसी बच्चे को पढ़ना है कि ये आंसर इसका क्यों है, तो आप वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये आंसर इसलिए है क्योंकि ये इसका रीजन है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन, which Indian state has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory for all houses across the state? कौन सा स्टेट है जिसने ये कंपलसरी कर दिया है कि वो अपनी छतों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट में काम में लेंगे? वो है तमिलनाडु। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वेस्टर्न हिमालयज डाइवर्जन चैनल्स बिल्ट फॉर एग्रीकल्चर आर आल्सो नोन एज। वेस्टर्न हिमालयज के अंदर डाइवर्जन चैनल्स जो एग्रीकल्चर के बनाए जाते हैं, उसके क्या, उसे क्या बोलते हैं? गुल्स एंड कुल्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ये आप बात को आपको याद रखेंगे। और मैं ये जो पीडीएफ है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि मैं इसमें क्या क्या डिस्कस किया है मैंने इस वीडियो के अंदर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है वो है, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, विच इज द प्राइमरी कॉज ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। बच्चों, एक छोटी सी बात, एक बोनस टिप और बता देता हूँ आपको मैं। यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि दोनों सेम सी स्पेलिंग है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ थोड़ी सी गलती कर देते हैं, पढ़ने में गलती कर देते हैं और अपना आंसर गलत कर बैठते हैं। आपको ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है अपने पेपर में, क्योंकि आप थोड़े घबराए हुए होते हैं पेपर के टाइम पे, तो ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ आपसे हो जाती हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। क्या वो कारण है जो कि क्वालिटेटिव, जो अपने साफ सुथरे पानी को खराब करने के पीछे का रीजन है? वो है पोल्यूशन बाय डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर, सॉरी इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे हम। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पेपर के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, तो आप इसको जरूर जरूर ध्यान में रखिएगा। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच रिवर बेसिन, जो कि होने वाला है सतलुज ब्यास रिवर बेसिन। इसे इंग्लिश में बीज नदी बोलते हैं, कुछ बीज रिवर बोलते हैं, हिंदी में इसे ब्यास नदी बोलते हैं, जो कि एकदम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, तो इसे बेसिकली ब्यास नदी ही हम बोलेंगे, क्योंकि वो इसका करंट जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो माना जाता है। आगे बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप की। मैं एक छोटी सी टिप और आपको दे देता हूँ। आपको जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, उसमें आंसर 5 लाइन या 7 लाइन के बीच में ही लिखना है। इससे ज़्यादा अगर आप लिखोगे तो वो ओवर राइटिंग में काउंट हो जाता है। इससे कम लिखोगे तो वो लेस कंटेंट के अंदर काउंट हो जाता है, मतलब आपने कंटेंट उसमें पूरा नहीं डाला है। तो ये छोटी सी बात है, पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है बोर्ड परस्पेक्टिव से, तो मैं आपको सोचा बता दूँ। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर बात अभी। ठीक है, क्वेश्चन है, हाउ डू इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन एग्रीवेट वाटर स्कैर्सिटी इन इंडिया। जो कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है और शहरीकरण है, वो अपने स्कैर्सिटी को बढ़ावा दे रही है, वाटर स्कैर्सिटी को बढ़ावा दे रही है। मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके थोड़ा सा बता देता हूँ। जो पोस्ट आज़ादी के बाद के दिनों के बाद इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था और जो शहरीकरण अर्बनाइजेशन था, वो बहुत ही तेज़ी से होता है, जो कि अपने फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर डालता है, क्योंकि यहाँ से अपना आंसर शुरू है। इंडस्ट्रीज आज हैवी यूजर ऑफ वाटर एंड आल्सो रिक्वायर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स टू रन फर्दर स्ट्रेनिंग रिसोर्सेज। और फर्दर मोर द अर्बन लाइफस्टाइल, यहाँ तक है अपना इंडस्ट्रीज का आंसर। ठीक है, कि इंडस्ट्रीज कैसे जो है वाटर स्कैर्सिटी को बढ़ावा दे रही है, और यहाँ से शुरू हो जाएगा आपकी अर्बन का आंसर शुरू हो जाएगा। इसमें बताया गया है बेसिकली कि जो शहरी लाइफस्टाइल होता है, उसमें लार्ज सिटीज़ के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन एक साथ रहती है, जो कि हाई वाटर डिमांड करती है और हाई एनर्जी डिमांड करती है, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी खर्च हो जाता है अपना
जो कि अच्छा पानी होता है, जो पीने लायक पानी है वो खर्च होता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, जैसे कि नहाने धोने के अंदर, कपड़े वपड़े धोने के अंदर, ये सारी चीज़ों के अंदर भी जो पानी यूज़ होता है वो साफ़ पानी यूज़ होता है, जो कि वाटर वेस्टेज के अंदर काउंट हो जाता है फिर बाद में, ठीक है? आपको ये आंसर लिखना है। अपने मन से बना के भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं, वो और भी बेस्ट होगा। पर अगर आपको नहीं कुछ दिमाग में आ रहा है तो आप यहाँ से थोड़ा-सा बेसिक आइडिया ले सकते हैं अपना क्वेश्चन का। मैंने लैंग्वेज जो आंसर की है वो बहुत ही सिंपल रखी है, ताकि आप ईज़िली समझ पाओ और अपना आंसर अपने मन से भी बना पाओ, ठीक है बच्चों? अगली जो मैं बात कर रहा था, ये दोनों स्पेलिंग्स की आप काफ़ी ध्यान रखना, दोनों सेम सी दिखती हैं पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देती हैं आपके आंसर के अंदर। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वाटर स्कैर्सिटी, ये दोनों में फ़र्क क्या होता है, इसकी हम अभी बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों? अलग-अलग मैंने डाल दिया है, आपको भी ऐसे ही लिखना है। अगर इसी टाइप से अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में लिखते हैं, तो आपके नंबर ज़्यादा आने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी राइटिंग के अंदर काउंट होता है। क्वांटिटेटिव स्कैर्सिटी रेफर्स टू द फिजिकल लैक ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ और आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ पिन कर दूंगा, वहाँ आप आराम से इसे पढ़ लेना। क्वांटिटेटिव मतलब, अगर बेसिकली हम राजस्थान की बात करेंगे या डेजर्ट एरिया से जैसे बात करेंगे, तो वहाँ पे पानी है ही नहीं, तो हम उसे काउंट करते हैं क्वांटिटेटिव स्कैर्सिटी के अंदर, क्योंकि वहाँ पे पानी है ही नहीं, ठीक है बच्चों? चाहे से वो खराब पानी हो या सही पानी हो, कोई सा भी टाइप का पानी वहाँ पे है नहीं, तो इसे हम क्वांटिटेटिव के अंदर काउंट करते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे यही बात कर रखी है। ऐसे रीजन्स जहाँ पे लो रेनफॉल होती हो, ड्राफ्ट प्रॉब्लम हो, जहाँ पे मतलब सूखा पड़ने की गुंजाइश होती हो, ऐसी एरिया, और जैसे कि फॉर एग्जांपल कि राजस्थान है, उसे ही हम ये इसके अंदर क्वांटिटेटिव स्कैर्सिटी के अंदर काउंट करते हैं बच्चों, ठीक है? और आपने एनसीईआरटी चैप्टर में इसके अच्छे से पढ़ लिया होगा, आपको पढ़ लिया होगा आपने, सॉरी। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसे समझ सकते होंगे। आगे बात करेंगे क्वालिटेटिव स्कैर्सिटी की। क्वालिटेटिव स्कैर्सिटी का मतलब होता है, पानी है तो सही अपने पास साफ-सुथरा, पर उसमें दिक्कत हो जाती है, जैसे मैंने अभी बताया कि यूज़ कर रहे हैं, वो आधा पार्ट हम यूज़ कर ले रहे हैं, वो हो गया अपनी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर, तो ये पानी अपना वेस्ट हो जाता है। तो ये जो बचा पानी, ये काफ़ी कम बचा है ना, तो इसे ही हम क्वालिटेटिव स्कैर्सिटी बोलते हैं, कि साफ पानी है तो सही, पर ये खराब हो जा रहा है और कम पानी बच रहा है अपने यूज़ के लिए। बेसिकली हम पोल्यूशन जो करते हैं, एग्रीकल्चर पोल्यूशन जो करते हैं, उसकी वजह से भी ये पानी खराब हो जाता है। जैसे कि खेतों से पानी बहता हुआ नदियों में चले जाता है, तो नदियों में जो अच्छा पानी होता है उसे हम खराब कर देते हैं। इसकी क्वालिटी काफ़ी पुअर होती है, तो क्वालिटी बेसिस पे ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, और क्वांटिटी बेसिस पे ये जो ऊपर वाली अभी मैंने डेफिनेशन बताई, ये क्वांटिटी बेसिस पे डिस्कस की जाती है, ठीक है बच्चों? आगे बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये जो बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आपके चैप्टर में डाला गया है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे पढ़ के ज़रूर जाइएगा, ठीक है? एंड ये 200 साल पुराना बेसिकली सिस्टम है, जिसके अंदर क्या करते हैं कि एक पाइप की जो अब हम जो प्लास्टिक का पाइप यूज़ कर रहे हैं आजकल खेतों के अंदर, उसकी जगह पे बम्बू यूज़ किया जाता है, और इसके अंदर कुछ नया है नहीं, और इसके अंदर कोई पानी की मोटर लगी हुई नहीं होती है, जो पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प की जाती है। इसके अंदर ग्रेविटी का ही यूज़ किया जाता है, कि जैसे कि हम बेसिकली बात कर रहे हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, ये होती है मेघालय के अंदर, तो मेघालय के अंदर होते हैं पहाड़। पहाड़ों के अंदर ग्रेविटी काफ़ी मतलब पानी की जो ग्रेविटी है वो काफ़ी हेल्प करती है उसे ट्रांसपोर्ट करने के अंदर, क्योंकि पहाड़ों से ढलान होता है ना, तो ढलान में ग्रेविटी और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो उसी का यूज़ करके ये पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक से दूसरी जगह पे, और ये काफ़ी हेल्पफुल मेथड होता है वहाँ की एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, ठीक है बच्चों? ये हमने इसमें बात की है। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो है आपकी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इसको भी हम बारीकी से पढ़ लेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं। व्हाई हैव मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स कम अंडर स्क्रूनिटी एंड अपोजिशन इन रिसेंट ईयर्स? ऐसी क्या नौबत पड़ गई है जो जिस डैम्स को हम मंदिर बोला करते थे, वो आजकल समस्याओं का पहाड़ बन चुकी हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम देख लेते हैं, जो बांध थे पहले इरिगेशन के काम आते थे, बिजली बनाने के काम आते थे, बाढ़ रोकने के काम आते थे, वो आजकल हमारे इकोलॉजी को इम्पैक्ट करने लगे हैं। ऐसा क्यों होने लगा है बच्चों? क्योंकि रेगुलेटिंग रिवर इफेक्टिंग
दे नेचुरल फ्लो, ये एक नेचुरल फ्लो का जो नदी का नेचुरल फ्लो होता है उसे ख़राब कर देते हैं। सेडिमेंटेशन को रोक देते हैं, मतलब एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं। जैसे डैम के पास ले जाके सारी जो मिट्टी होती है, कंकड़ होते हैं, उसे सारे एक जगह पे डिपॉज़िट कर दिया। वो क्या होता है कि जो एक्वेटिक हैबिटाट्स होते हैं उन्हें काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। जो मछली-वछली होती है ना बच्चों, वो वहाँ पे फिर बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लग जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे रहने के लिए जो उनके लिए नेचुरल हैबिटाट के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं। और इसी वजह से आजकल जो डैम्स हैं वो एक नेगेटिव पॉइंट की तरफ से देखे जाने लगे हैं, ना कि पॉजिटिव तरीके से, ठीक है? और ये जो चीज़ें हो रही हैं, इनमें बेसिकली अपना जो सोइल है वो भी खराब हो रहा है। आस-पास के जो लोकल सेटलमेंट्स थे उन्हें भी आहत हो जाता है, क्योंकि पानी का जो फ्लो है वो बाँध को रोकने के बाद में बह नहीं पाता है, तो वो नदी का आजकल बाढ़ लाने का ज़्यादा कारण और बन जाता है इवन। दूसरी लास्ट जो अपन बात करेंगे, वो ये भी बात कर लेते हैं कि जो अर्थक्वेक्स हैं, वो भी इसी की वजह से आ पाते हैं, क्योंकि जो डैम्स हैं वो अगर पानी रोक लेंगे, तो वो एक टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनको भी हिला सकता है। अगर ज़्यादा पानी अपन रोक देंगे, तो उसकी वजह से बाँध है वो एक खतरे का साइन सिंबल बन चुका है। ठीक है बच्चों? ये इसके अंदर पूछा गया है और आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, डिस्कस द ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड इन द सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान, स्पेशली द टंका सिस्टम। ठीक है बच्चों, इसकी बात करते हैं हम कि कैसे राजस्थान के अंदर हम अलग अलग तरीके के रेन वाटर हार्वेस्टिंग के यूज़ करते हैं। राजस्थान में बेसिकली जो जोहड़स बनाए जाते हैं वो ऐसा होता है कि एक जगह पे खड्डा कर दिया जाता है बहुत बड़ा, और इसके अंदर बारिश का जो पानी है वो इकट्ठा किया जाता है, जिसे हम खाडिन्स भी बोलते हैं, खाडिंग भी बोलते हैं। और ये अलग-अलग प्रोनंसिएशन है बच्चों, अलग-अलग एरिया की प्रोनंसिएशन है, तो आप इसमें अलग-अलग टर्म यूज़ कर सकते हैं। जैसे जोहड़ यूज़ कर दिया, कई जगह पे इसको मिट्टी के टंका भी बोलते हैं। ऐसे अलग-अलग नाम इसके होंगे, ठीक है? इनका रीज़न इसका कारण एक ही होता है पानी इकट्ठा करने का, ताकि वो एग्रीकल्चर कर सकें या फिर अपनी जो डेली लाइफ़ की जो एक्टिविटीज़ में जो पानी खर्च होता है, उसे हम यूज़ कर सकें। बेसिकली हम इसी में टंका पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। इसमें होता क्या है, हम छत का जो पाइप होता है पानी का, वो हम सीधा बेसिकली एक अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं, उसमें कनेक्ट कर देते हैं, और जो बारिश होती है, जो बारिश का पानी वो क्या होता है पाइप के थ्रू होते हुए सीधा अपने जो टंका होता है उसमें गिर जाता है, और उसे हम स्टोर कर लेते हैं। वो हम स्टोर इसलिए करते हैं क्योंकि वो पानी होता है वो काफ़ी प्योर होता है, क्योंकि बारिश का पानी काफ़ी अच्छा माना जाता है। बेसिकली उसे हम पालर पानी बोलते हैं। ये भी आप याद कर लीजिएगा, पता नहीं कहीं अगर छोटा-मोटा एमसीक्यू बनता हो तो ये बन सकता है कि पालर पानी किसे कहते हैं। बेसिकली ये रेन वाटर को ही बोलते हैं पालर पानी, और ये काफ़ी अच्छा माना जाता है पीने के पर्सपेक्टिव से। तो इसे हम कलेक्ट कर लेते हैं और इसे अपने डेली प्राइमरी एक्टिविटीज़ में यूज़ करने लगते हैं। तो आपको टंका याद रखना है, और अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा, और डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों? थैंक यू सो मच। एन्जॉय द मेलोडी ऑफ लाइफ।